आपको भी मिल गए मार्क्स मान्या? मार्क्स मिल गए? 11th को मिल गए। शब्द प्लीज अब चुप कर दो एवरीबडी। जैनित, अब मेरे को किसी को बोलना नहीं। वर्मानी, गुरकीरत, तुम्हारे कितने मार्क्स आए? आजो आगे आजो। नमन, परम नमन को बिठाओ। चलो यार नैतिक क्वेश्चन खोल। चलो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने 11 to 20 के बाद प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम्स दी थी। मैं आज सेंड कर दूंगी, कल टेस्ट है ना, परसों चेक करा लेना। परसों चेक करा लेना, कल टेस्ट है ना, पता है ना 3 टॉपिक्स का। कोलराश लो, फैराडे लो, और इससे पहले वाला टॉपिक वॉलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी वाले ग्राफ। हाँ मैं नोट्स भेजे हुए हैं ग्रुप में ऑलरेडी। जसलीन भेजे है ना, इन्हीं टॉपिक्स के भेजे है ना हमने। एक सेकेंड, लेट मी स्पीक एवरीबडी। हमने कल ही ऑलरेडी नोट्स इन्हीं टॉपिक के भेजे हैं जिनका टेस्ट है, पूरे चैप्टर के नहीं भेजे। इन दिन इससे पहले वाला टेस्ट हो चुका है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 मतलब इसके बाद भी एक टॉपिक रहता है पार्ट 3, वो सेल्स वाला, मरकरी सेल। वो मैं एक बार, बच्चे कह रहे थे कि मैम क्लियर नहीं है, ड्राई सेल, वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, इसलिए कल वो लेक्लांचे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, वेरी गुड, फ्यूल सेल। सिर्फ ये सेल वाला टॉपिक छोड़कर हमारे ये 3 टॉपिक्स रहते हैं जिनका कल टेस्ट प्लान किया गया है। नोट्स ऑलरेडी ग्रुप में हैं। इफ यू विल आस्क मी आई विल रीसेंड। वीडियो कहोगे तो वीडियो पे। तनिष आप बाहर जाओ। Last topic of the chapter is effect of temperature on rate of reaction। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट है, बट इस पे भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको साथ साथ ही गाइड करूंगी। अब हमें सबको पता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। कॉमन सेंस है। अगर आप घर में चीनी भी घोल रहे हो, नहीं घुल रही तो आप पानी को गैस पे रख देते हो, तो वो जो चीनी घुलने लग जाती है। कभी नोटिस किया है कि कोई भी चीज अगर हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वो स्पीड बढ़ जाती है। वी ऑल नो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड बढ़ती है। इनफैक्ट आपको पता है, अगर आप टेम्परेचर सीधा ही 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो, स्पीड ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं। सो वी ऑल नो कि टेम्परेचर बढ़ाने से हरमन स्पीड बढ़ती है, और बढ़ती ही नहीं है बल्कि कई बार तो डबल भी हो जाती है। बट वी आर नॉट आर्ट स्टूडेंट कि ठीक है आर्ट्स में नहीं है हम, कि अगर हमसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि टेम्परेचर के साथ स्पीड पे क्या फर्क होता है, आप बोलोगे स्पीड बढ़ जाएगी। हमें वी रियली नीड टू नो व्हाई। आखिर टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों स्पीड इंक्रीज होती है, क्यों रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिएक्शंस होती कैसे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये आकाश है और ये शब्द है, जो बोलेगा ना फिर उसी का नाम लिखा जाए। अब अगर आकाश ने बोल शब्द को पकड़ानी हो तो बड़ा इजी टास्क है ना, क्योंकि आकाश ऊपर है, शब्द नीचे है, आकाश Can we stop cracking the jokes now, please? तो नॉर्मली अगर आकाश ने बॉल शब्द को पकड़ानी है तो आसान होगा ना, क्योंकि आकाश ऊपर है, शब्द नीचे। लेकिन एवरीबडी लुक, अगर मैं इनके बीच में एक पहाड़ खड़ा कर दूं, यार हर चीज का डबल मीनिंग नहीं लेना होता प्लीज, तो कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले उसको बॉल ऊपर पर पहुंचानी पड़ेगी,
फिर उसके बाद शब्द पे पहुंचेगी, है ना, नीचे से नहीं, मैं ऊपर से ही बात कर रही हूँ। अब देखो रिएक्शन में क्या होता है, एवरीबडी लोग, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि यूजुअली प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना बहुत इजी होना चाहिए था, क्योंकि रिएक्टेंट एनर्जी लूज करते और प्रोडक्ट में चेंज हो जाते। बट नॉर्मली जब रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना होता है तो इनको भी एक पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है। वो पहाड़ क्यों क्रॉस करना पड़ता है, उनको पहले ना एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है। जब तक वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब तुम कहोगे कि मैम व्हाट इज दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, लेट मी एक्सप्लेन यू। अब ये आकाश और शब्द वाला एग्जांपल छोड़ के लेट अस कम टू द रियलिटी की होता क्या है। जब भी आप कोई रिएक्शन करवाते हो, मान लो ये रिएक्टेंट्स है ए और इन्होंने प्रोडक्ट बनाना है ए बी, लेकिन प्रोडक्ट ऐसे नहीं बन जाएंगे। बीच में एक स्टेट आएगी जब ए के पुराने बॉन्ड टूटे नहीं है, नए बॉन्ड बने नहीं है। इसको आप क्या बोलोगे, ये ना रिएक्टेंट है, ये वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ पे बन रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना आसान नहीं है। आपको आसान क्यों लग रहा था, क्योंकि आपको लग रहा था कि रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, रिएक्टेंट एनर्जी लूज करेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री कहती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेज आती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जब तक, और उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। जब तक आप रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी नहीं दोगे तब तक वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा और तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। यानी कि हर रिएक्शन को करवाने के लिए हर रिएक्टेंट को आप एक मिनिमम एनर्जी देते हो। अगर उसको वो एनर्जी नहीं मिलेगी वो प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो प्रोडक्ट की एनर्जी 10 है, रिएक्टेंट की 20 है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 40 पे बन रहा है। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? इस ग्राफ को देख के बताओ, ये 10 है, ये 20 है, ये 40 है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हुई? 40। गलत। मोस्टली आपको ये डायग्राम बना के क्वेश्चन आएगा, बच्चे देखेंगे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 40 पे बन रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी 40 है। एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि रिएक्टेंट को कितनी दे कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 40 पे बन रहा है बट रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कितनी है, तो उसको तो और कितनी देनी पड़ रही है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 40 पे जो जरूर बन रहा है, बट व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द एनर्जी विच इज नीडेड टू बी गिवन टू रिएक्टेंट। मयंक शर्मा, रिएक्टेंट को और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो क्या बना ले, एक्टिवेटेड? तो इस डायग्राम को देख के बताओ, रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी आकाश कितनी एनर्जी है, बट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस पे बन रहा है, तो रिएक्टेंट को तो और कितनी देनी पड़ रही है, 20। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक ग्राफ बना के दे देंगे, वहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी दे देंगे, प्रोडक्ट की एनर्जी दे देंगे, यस नवजोत, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी दे देंगे। प्राप्त, लेट आ रहे हो, बहुत जल्दी बैठो, आधा कॉन्सेप्ट हो चुका है। तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जब टेस्ट लेती हूँ तो बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। जल्दी जल्दी बैठो प्लीज। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो फटाफट, जैसे तुमने आंसर दिया ना युवराज, जैसे तुमने फटाफट आंसर, युवराज तुमने देखा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस पे बन रहा है, तो तुमने एकदम से बोल दिया एक्टिवेशन एनर्जी 40। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, फिर तुम पूछो मैम ये क्या है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो जीरो से देखोगे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट को और कितनी देनी पड़ रही है? 20, अगर उसके पास ऑलरेडी है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक ग्राफ बना के दे देंगे, ये रिएक्टेंट्स की कुछ एनर्जी दे देंगे, जैसे मान लो 120 दे दी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी दे देंगे मान लो 20, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यार क्या है ये, कैलकुलेट, ऐसे ग्राफ बना के दे देंगे, कैलकुलेट। अब मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन,
इंथैल्पी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। अब सबसे पहले कौन मुझे बताएगा कि इस ग्राफ को देख के एक्टिवेशन एनर्जी क्या बताओगे? गलत। यस, मैंने पहले भी बताया था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 250 पे बन रहा है, बट वो टोटल जीरो से जो एनर्जी आप 250 देखते हो वो थ्रेशोल्ड वाली होती है। एक्टिवेशन मतलब रिएक्टेंट को और कितनी देनी पड़ेगी कि 250 हो जाए? रिएक्टेंट की ऑलरेडी कितनी है, उसको 250 बनाने के लिए आपको और कितनी देनी पड़ रही है? यू वांट कि मैं गिर जाऊं यार, क्यों कर रहे हो ऐसी हरकतें? अब अगर तुमने किया ना, यू ऑल विल बी आउट। ये कितनी आ रही है? 250 माइनस 120 दैट इज 130। 120 कैसे आ रही है हरमन? रिएक्टेंट की एनर्जी है वो तो 120। रिएक्टेंट को और तुझे कितनी देनी पड़ेगी कि रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस पे बन रहा है? 250 पे। उसकी एनर्जी कितनी है रिएक्टेंट की? 120। तो तेरे को और कितनी देनी पड़ेगी कि उसके 250 हो जाए? 130 ना। जो तू 120 बोल रहा है तो रिएक्टेंट की एनर्जी है। नमन पहले तो यही तो मैंने बोला डेफिनेशन। एक्टिवेशन एनर्जी देख यहां से शुरू हो रही है यहां तक, मतलब यहां से यहां तक तेरे को और कितनी देनी पड़ रही है? इसकी 120 है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस पे बन रहा है? तो इन दोनों का बैलेंस ही तो ये है। डेफिनेशन क्या हुई ये की द मिनिमम एनर्जी दैट इज गिवन टू द reactants so that it forms the activated। और थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी? हाँ, थ्रेशोल्ड जीरो से देखो, जीरो से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस पे बन रहा है? तो ये है थ्रेशोल्ड। रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकालते हैं? अगर तुमने 11th में थर्मोडायनेमिक्स करा है तो तुम्हें पता होगा प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी देखना कितनी है? डेल्टा एच क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता था इंथैल्पी चेंज। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देती हूँ, किसी भी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज मतलब हीट चेंज। तो किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस फाइनल क्या बनते हैं? प्रोडक्ट। पहले क्या होते हैं? रिएक्टेंट। तो सिंपली अगर आपको किसी भी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज यानी कि हीट चेंज निकालना है तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की इंथैल्पी कितनी दिखती हुई है? 20। ग्राफ से देखो ना, और रिएक्टेंट की कितनी दे रखी है? 120। तो चेंज कितना आ गया? -100 जूल। लास्ट है बैकवर्ड रिएक्शन की इंथैल्पी। बैकवर्ड रिएक्शन मतलब जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकती है तो कभी कभार बैकवर्ड में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या बन जाते हैं और जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या बन जाते हैं। तो क्वेश्चन बैकवर्ड के लिए HP माइनस HR की जगह HR माइनस, तो 120 माइनस 20 100। मैं ये आपको सीधा वो क्वेश्चन करवा रही थी जो पेपर में आता है। अभी चलो क्वेश्चन पे नहीं चलते। तो बात ये हो रही थी कि रिएक्शन कैसे होती है, अब हम उसमें क्वेश्चन में आगे। तो बात ये हो रही थी कि कभी भी रिएक्शन ऐसे नहीं होती कि रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैं बता रही थी कि अगर यहाँ पे आकाश खड़ा है या यहाँ पे कोई नैतिक खड़ा है तो आकाश ने अगर नैतिक को बॉल पकड़ानी है वो ऐसे नहीं थ्रो कर सकता, उनके बीच में एक पहाड़ है। ऐसे ही रिएक्शन को अंडरस्टैंड करो कि कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते, उनको पहले एक इंटरमीडिएट बनाना पड़ता है। एक बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जब नए बॉन्ड बने नहीं होते, पुराने बॉन्ड टूटे नहीं होते, वो उस बीच वाली स्टेज को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो बहुत हाई एनर्जी पे बनती है क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होती है। भी पूछना चाहिए कि मैम वो जो इंटरमीडिएट है वो ऊपर ही क्यों बन रहा है, वो नीचे क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि लॉजिकली सोचो ना, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी पे क्यों बन रहा है? क्योंकि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या था? ये एक ऐसी स्टेज थी जो बहुत अनस्टेबल है, क्योंकि ना तो आप इसको रिएक्टेंट बोल सकते हो ना तो आप इसको, और अनस्टेबल एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। अगर कोई पूछे कि मैम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऊपर की तरफ ही पहाड़ क्यों आ रहा है, वो बीच में जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो ऊपर ही क्यों बन रहा है, वो नीचे क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि वो बहुत हाईली अनस्टेबल स्टेट है। जितनी अनस्टेबिलिटी होती है उतनी एनर्जी क्या होती है? हाई। चलो एनीवेज, तो हमने ये समझा कि रिएक्शन कैसे होती है कि पहले रिएक्टेंट्स को क्या बनाना पड़ता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसके लिए हमें क्या देनी पड़ती है? एक्टिवेशन। और जब उनको वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी वो प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। अब
टॉपिक क्या था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है स्पीड ऑफ रिएक्शन पे। अब ध्यान से देखो, अब जरा मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। मान लो आप एक रिएक्शन एक टेम्परेचर पर कर रहे हो। आकाश सुन ले, 1.5 नंबर लेने के बाद तो किसी को भी शर्म आ जाएगी, वो पढ़ने लग जाएगा। रवि आकाश है। अब देखो, तुमने क्या किया, एक बीकर लिया, इसमें बहुत सारे रिएक्टेंट्स डाल दिए, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल डाल दिए किसी भी टेम्परेचर पर। अब तुम्हें क्या लगता है कि अगर इस वक्त इस बीकर में 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 की सेम एनर्जी होगी? कोई मॉलिक्यूल बहुत हाई होंगे, कई मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, बहुत। ऐसे समझो, आज मैं तुम्हारी रेस शुरू करवा दूं, तुम्हें बोलूं यहाँ से तुम्हारी रेस शुरू है, तुमने वो पूरा गोल प्राग क्रॉस करके आना है, तुम सारे सेम एनर्जी से भागोगे? कोई बहुत तेज होंगे, कोई बिल्कुल ही सुस्त होंगे, कोई बीच में होंगे, है ना। ऐसे ही जब आप यार सुनते क्यों नहीं हो कहानी? जब आप कोई रिएक्शन करवाते हो मयंक, सारे मॉलिक्यूल सेम एनर्जी से नहीं होते, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत हाई होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत लो होती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स एवरेज स्पीड से भाग रहे होते हैं। पर तुमने कभी एक बात नोटिस करी है कि ना तो बहुत तेज भागने वाले ज्यादा होते हैं, ना तो बहुत स्लो भागने वाले ज्यादा होते हैं, बीच वाली स्पीड वाले ज्यादा बच्चे होते हैं। कभी तुमने नोटिस कराओ, तेज वाले भी 1-2 होते हैं, जो जमा ही सुस्त पीछे रह जाते हैं वो भी 1-2 होते हैं, जो बिल्कुल ही एंड में रह जाते हैं। जो मीडियम स्पीड वाले होते हैं ना, वो ऐसी रिएक्शन में भी होता है। एवरीबडी सी, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखोगे नमन, जो कम एनर्जी वाले होंगे वो भी कम होंगे, बहुत आगे वाले भी कम होंगे, बीच की एनर्जी वाले ज्यादा होंगे। मतलब अगर आप ग्राफ देखोगे ना कि कौन से मॉलिक्यूल किस एनर्जी से भाग रहे हैं, तो ग्राफ ना कुछ इस शेप का आएगा। ये ग्राफ तुम्हें ये समझा रहा है कि जब तुमने लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स देखे, लो एनर्जी वाले वो मॉलिक्यूल भी कम थे, बहुत हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी कम थे, बीच की एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, इसीलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद मीडियम एनर्जी ज्यादा थे। मतलब जो रिएक्शन की प्रोफाइल रहती है, आप कहोगे कि मैम आप किस रिएक्शन की बात कर रहे हो? इन जनरल कोई भी रिएक्शन आप देखोगे ऐसा सही कोई ग्राफ बनेगा कि बहुत हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, कभी लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे। लेकिन आप कहोगे कि देखो भी, हमें ना तो लो एनर्जी से मतलब है ना हाई एनर्जी से, हमें तो मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी से। यानी कि एक रिएक्शन को करवाने के लिए सिर्फ वही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे जिनको क्या मिलेगी, अब मैंने क्या किया, यहां पर एक लाइन बना दी। अब इस ध्यान से समझो, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इससे पहले वाला जितना भी ग्राफ आपने बनाया है, ये सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी ईए से कम है। इनकी एनर्जी ईए से क्या है? ग्राफ का सिर्फ इतना पोर्शन ही, यानी कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट बना पाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ईए से ज्यादा है। मैंने अभी अभी समझाया था ना कि सिर्फ वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना पाते हैं जिनको क्या मिलती है, समझ आ रही है? पहले मैंने ग्राफ बनाया, मैंने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी कम थी, बीच वाली एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा थे, और हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम थे। फिर मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि इतनी एक्टिवेशन एनर्जी मुझे चाहिए। मतलब वो कुछ भी हो सकती है, आप कहीं भी पॉइंट बना सकते हो, इधर मैंने इधर बना लिया। इधर बनाने का मतलब है कि इससे पीछे वाला सारा ग्राफ, पीछे वाले सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी ईए से कम है ना यश? और सिर्फ इतना ग्राफ ही प्रोडक्ट बना पाएगा। क्या मिड एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं है? देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा तो है जिनकी एनर्जी मिड वाली है, बीच वाली एनर्जी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, बट उनको कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि उनकी एनर्जी ईए से तो कम है ना। अगर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी मीडियम वाली एनर्जी है, मॉलिक्यूल तो ज्यादा है, बट वो मॉलिक्यूल्स आ तो इस पार्ट पे रहे हैं ना, मतलब उनकी एनर्जी ईए से तो कम है। अब तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, इसी रिएक्शन में टेम्परेचर 10 से बढ़ा दिया।
एंड गाइस लेट मी टेल यू दिस इज एन ऑब्जर्वेशन. ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जैसे ही तुमने इस रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, ऑटोमेटिकली इस ग्राफ की शेप पता है कैसे चेंज हुई? इस ग्राफ की शेप ऐसे चेंज हुई. अब इसका क्या मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी EA से कम थी, पहले उनका ग्राफ ऊपर था, वो ग्राफ नीचे हो गया, और ये वाला ग्राफ अपवर्ड हो गया, मतलब EA के बाद वाला ग्राफ ऊपर चला गया. अब कोई बच्चा दूसरे बैच में पूछा था कि मैम ग्राफ ऊपर होने से क्या हुआ? ये ग्राफ नहीं है. अगर ये एरिया डबल हो रहा है, इस एरिया का मतलब क्या क्या डबल हो रहे हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. यानी कि पहले सिर्फ ग्राफ का इतना, पहले वाला ग्राफ देखो, ये देखो मैं ग्रीन वाला ग्राफ हटा रही हूँ अभी. मैं ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला ग्राफ हटा रही हूँ. ध्यान से समझो, ये पहले जो ये ग्राफ बनाया है, ये टेम्परेचर T पे बनाया है, T डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, यानी कि सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट बना पा रहे थे, क्योंकि सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी किससे ज्यादा थी? ये कौन सी एनर्जी थी? एक्टिवेशन, वो पहाड़ वाली एनर्जी, कि जो रिएक्टेंट्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी वही पहाड़ क्रॉस कर पाएंगे, है ना. मैंने क्या बोला था कि किसी भी रिएक्शन में सिर्फ वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना पाते हैं मैम शर्मा जिन रिएक्टेंट की एनर्जी किस एनर्जी से ज्यादा होती है, जिनको कौन सी एनर्जी मिल पाती है? कौन सी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए? ये कौन सी एनर्जी थी क्या बनाने के लिए? जिन रिएक्टेंट को ये E एनर्जी नहीं मिलेगी, वो पहाड़ ही नहीं क्रॉस कर पाएंगे, तो वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे. फिर तुमने देखा कि सिचुएशन ये है कि बहुत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी कम है, बहुत ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है, बीच वाली एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ज्यादा है. फिर तुमने चेक किया कि मान लो EA की वैल्यू कुछ तो होगी ना, कुछ तो मैंने वो कहीं भी मार्क कर दिया और वहां पे एक लाइन बना दी कि मुझे तो मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए. यानी कि इससे पहले वाला ग्राफ कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये वो सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी EA से कम है. सिर्फ यही ग्राफ काम का है ना, क्योंकि ये ग्राफ कौन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? जिनकी एनर्जी EA से ज्यादा है. तो अभी सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना पा रहे हैं. अब मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या मैजिक होता है, क्यों रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है. जैसे ही तुमने टेम्परेचर T+10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, जैसे तुमने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, ऑटोमेटिकली ग्राफ की शेप चेंज होने का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी EA से कम थी, ये वाला ग्राफ यहां से छोटा हो गया, इधर से बढ़ गया, इधर वाला पार्ट नीचे हो गया और उधर वाला पार्ट ऊपर हो गया. इसका क्या मतलब है कि जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी EA से कम थी, वो ग्राफ कम हो रहा है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं जिनकी एनर्जी EA से कम है. अच्छी बात है. बट कौन से मॉलिक्यूल बढ़ गए? जिनकी एनर्जी EA से. अब पिछले बैच में बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मैम ये ग्राफ बढ़ने से क्या हो गया? ठीक है, ग्राफ ऊपर की तरफ हो गया. अरे इसको ग्राफ मत समझो ना, इसको सिर्फ एक एरिया मत समझो कि एरिया डबल हो रहा है. एरिया नहीं है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्राफल. अगर पहले सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स थे जो प्रोडक्ट बना पा रहे थे, अब ये वाले मॉलिक्यूल्स भी प्रोडक्ट बनाएंगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स भी प्रोडक्ट बनाएंगे. तो अगर मॉलिक्यूल्स ही डबल हो रहे हैं, जो रिएक्शन करवा पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? डबल. तो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. स्टार्ट मैंने ऐसे किया कि हम सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ती है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से स्पीड क्या होती है? डबल. लेकिन ये तो एक आर्ट स्टूडेंट का आंसर हुआ कि हाँ, स्पीड ऑफ रिएक्शन डबल्स विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. लेकिन एक्चुअल क्या हो रहा है वो केमिस्ट्री ने हमें बताया. पहले तो केमिस्ट्री ने बताया कि रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते, उनके बीच में एक पहाड़ आता है. मतलब जैसे पहाड़ क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर यहाँ पे एक बच्चा है, उस बच्चे ने यहाँ पे बॉल पकड़ानी है, इट इज इजी. लेकिन अगर उसको एक पहाड़ से क्रॉस करना पड़ेगा तो वो काम क्या हो जाएगा? टफ. ऐसा ही कुछ रिएक्शन में हुआ कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी उल्टा ज्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या थी, लेकिन फिर भी रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाते? क्योंकि उनको क्या बनाना पड़ता है? एक्टिवेटेड
क्यों बनाना पड़ता है वो भी बताया था कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, पर बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जो बहुत अनस्टेबल होता है, जो बीच की ट्रांजिशन स्टेट आती है, जब नए बॉन्ड बने नहीं होते, पुराने बॉन्ड टूटे नहीं होते, इस स्टेज पे जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड। तो सिर्फ वही रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे जिनकी एनर्जी किससे ज्यादा होगी, जिनको कितनी एनर्जी मिलेगी, या ए से ज्यादा। तो हमें ये बात क्लियर थी कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट ही बनाते हैं, सिर्फ वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे जिनको वो मिनिमम एनर्जी मिलेगी, वो पहाड़ क्रॉस करने के लिए, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। फिर हमने टेम्परेचर का रोल देखा। टेम्परेचर का रोल हमने ये समझा कि जब आप कोई भी रिएक्शन किसी टेम्परेचर पर करते हो तो सारे मॉलिक्यूल्स की सेम एनर्जी नहीं होती, सारे मॉलिक्यूल्स की सेम एनर्जी नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी, और बीच वाली एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। क्योंकि अगर आप सारे भाग रहे हो, तेज भागने वाले बच्चे भी कम होंगे, स्लो भागने वाले बच्चे भी कम होंगे, लेकिन जो मीडियम एनर्जी से भाग रहे होंगे, स्पीड से भाग रहे होंगे, वो बच्चे ज्यादा होंगे। ऐसा ही कुछ रिएक्शन में देखने को मिला कि ऐसा सा कोई ग्राफ आता है कि हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी कम होते हैं, लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी कम होते हैं, लेकिन बीच की एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। इस एनर्जी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे काम के तो सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी ए से ज्यादा है। हमारे काम की तो सिर्फ इतना क्वेश्चन ग्राफ का हमारे काम का है, सिर्फ इतना क्वेश्चन ही हमारे काम का क्यों है? इससे पीछे वाले ग्राफ का हमारे लिए काम क्यों है? क्योंकि इसके पीछे वाले जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, चाहे ज्यादा है या कम है, उनकी एनर्जी किससे कम है? उसकी एनर्जी किससे कम है? एक्टिवेशन एनर्जी से। तो वो पहाड़ को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा कि ये तो नुकसान हो गया कि सिर्फ इतने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे। हाँ, अब इसका फायदा या इसको डबल करने का क्या तरीका है कि तुमने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया। तुमने टेम्परेचर क्या कर दिया? 10 डिग्री। और टेम्परेचर बढ़ाते स्पीड क्यों बढ़ गई? क्योंकि ऑटोमेटिकली अपने आप ग्राफ की शेप बदल गई। ये ग्राफ ऐसे शेप सेम आ रही है, लेकिन ईए से पहले वाला ग्राफ डाउनवर्ड हो रहा है और ईए से बाद वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है। ग्राफ ऊपर जाने का मतलब है कि ये वाला एरिया डबल हो रहा है, और ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ईए से ज्यादा है। तो अगर ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही डबल हो रहे हैं, एरिया डबल होने का मतलब है, ग्राफ ऊपर जाने का मतलब है कि अगर ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी डबल हो रहे हैं जिनकी एनर्जी ईए से ज्यादा है, तो आप डबल मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाएंगे। और अगर मॉलिक्यूल्स ही डबल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन की स्पीड भी डबल हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी थ्योरेटिकल टॉपिक। अगर बाई चांस आपको थ्योरी में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, दैट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, या हाउ बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T to T plus 10 डिग्री सेल्सियस, हाउ द स्पीड डबल्स, तो आपको ये ग्राफिकली ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो प्लीज आज का टॉपिक लिख लो, फिर आगे चलते हैं। मतलब ऐसे ये लास्ट टॉपिक ही है, बट इसका थोड़ा सा और रह जाएगा, बट आगे समझाने से पहले लिखो लास्ट टॉपिक। Effect of temperature, effect of temperature on rate of reaction. नैतिक अगर आप नहीं लिखोगे मैं आज भी बार मैम को नहीं। प्लीज एवरीबडी राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैम मधुर, नमन, नैतिक, मैम नैतिक, मधुर, नमन। ये अगर नहीं लिखेंगे तो फोन करना, नाम लिख लो पहले इनकी कॉपी। हाँ तो तभी तो कह रही तो मधुर। अच्छा मैंने लिखा नहीं, तुमने कैसे लिखा? The effect of
आईडी इसकी है टेम्परेचर on rate of reaction नहीं 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 बंद कर जब मैम लेते हो मैं यूज नहीं करूंगा ये कह रहा हूँ टाइम लगेगा तो उसकी बात मान ले, मेरी मत मान। नहीं बस आप बंद कर दिया In terms of temperature क्या गुरकिरत सिंबल, इस सिंबल को ऐसे बनाते हैं। इस सिंबल का नाम होता है ईटा। जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, ये सिंबल ईटा होता है, ईटा। वो सब्जेक्ट में आकाश शटा या मक्खन लगाने मत आओ। तभी डेढ़ नंबर आया जब भी हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैम ये क्या मैम ऐसे बता ईटा बोलते हैं इसको, ईटा। ये क्या ऐसे बनाते हैं तो लंबा क्या बोलते हैं ईटा। डिजाइन बनाना बस यहाँ पे देखो मैं कितनी क्लियरली मार्क कर रही हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी है, और जीरो से देखोगे तो वो थ्रेशोल्ड है। लेकिन जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन टेस्ट में डाले जाते हैं बच्चे थ्रेशोल्ड एनर्जी की जगह एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लिख देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की जगह थ्रेशोल्ड। ऑलवेज जीरो से देखोगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो थ्रेशोल्ड है, रिएक्टेंट्स को और कितनी देनी पड़ रही है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। हाँ देखा तो है, बट अब उसको भी उसकी जगह आ भी गया तो वो भी तो ऐसा ही है। कोई खुशी की बात नहीं, सारे लल्लू भरे। हाँ आगे कुछ हाँ वही तो फिर डिबेट चल रही है। चलो वो नेशन वाइड तो हो गया। ये एनर्जी ये यहाँ पे रिएक्शन प्रोफाइल मैम रिएक्शन प्रोफाइल मतलब रिएक्शन प्रोफाइल मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट। सभी रिएक्शन इस टाइम पे काम कर रहे हैं। हाँ हरमन लिख नहीं रहा था मैंने भी ऑफ देखना ईटा। मैं तो आपने डेफिनेशन लिखी है उससे लास्ट में लिखा है कि कोएफिशिएंट होगा ऐसे लिख दिया हाँ पिंक कलर से है भाई तब भी अच्छा लगता है
लिखनी पड़ेगी ना, तुमने 4 महीने बाद भी ये चैप्टर पढ़ना है। अब हर का नाम भेजना, वो लिख नहीं रहा। अब दोनों लिख रहे हैं। अब अल्फाबेट लिख नहीं रहे। मैम युवराज 1, युवराज तो आ भी गया, उसको कॉल कर लो। युवराज 1 में काम प्रॉब्लम आ रही है देखने में। मधुर, मैं तो कह रहा हूँ मैं तो देखने में प्रॉब्लम आ रही है। कोई ना, फिर दीवार के पीछे बैठ जाओ, दिख जाएगा। आगे आगे मैम हो गया खत्म इससे। नहीं, हम कल से जाएंगे फिर स्टार्ट वही बच्चे नहीं, अभी एक दिन और लगेगा, इसके न्यूमेरिकल्स हैं। शानदार चैप्टर है। प्लीज शट अप एंड राइट। हाँ जी एवरीवन, मुंह से नहीं लिख रहे आप। हाँ जी, जैनिक जो बोलेगा बाहर जाएगा। आकाश, यू बेटर गो आउट। बोल के रहो कोई। इसको और पहले दूर करो। तुम तीनों इकट्ठे नहीं बैठोगे। नहीं मगर आकाश है ना, आकाश एक भी और मन ने आकाश के साथ नहीं ये तो बोल रहे हैं कि ये बोल जा रहा है लैंडिंग वाला। बस उन दोनों ने कदम फ्रेंड को अलग रखा। इसने डाले देखे बहुत ज्यादा है। क्यों? ये मेल वर्जन निकला है। नहीं, सॉफ्ट है। ये लोग अच्छा है, मैंने किया है। नहीं रखिए है इसको तो ज्यादा ना। कितना गोल्ड के स्टोन लगी है। हाँ, बाकी वही गोल्ड का लाइफ कौन सी कसम है। कितना गोल्ड का स्टोन है। लल्लू वाली बातें कर रहे ले लगा के तो डायग्राम तक दिखाया था। मैं तो इसके घर फोन बयान आउट, नमन आउट, प्राप्त ये तो बात बहुत ज्यादा पास है। वो बोल नहीं रही है, वो तो भी नहीं रहते। वो डिस्कस कर रही है। ये तो गलत बात है। अरे सच में वो कुछ पढ़ाई का पूछ रहे हैं। नहीं सच में कुछ पढ़ाई का पूछ रही है। मैंने पढ़ लो। स्कूल वाले लेके आ रहे हैं।
कहाँ? वो तू चलेगा? यार मुंह से लिख रहे हो आप लोग। यार सच में वो कुछ पूछ रही हूँ। मैट्रिक शूट कर दो। मतलब कल को तुम्हें पता हो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। मैम ये आपने ऐसे बनाते हैं, ये थोड़ा अच्छा लगता है। ये देखो प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे है ना, ये चल एक ही बात। बहुत ज्यादा वो लगता है अट्रैक्टिव। ऐसे अपने वो बोल्ड की बदल दी उसको बताओ। यस लेकिन शानदार सा बोल्ड कोई पेन में क्या बताइए। नहीं वो भी ठीक है। परम तूने चीटिंग मार्क लेके तूने मार्क्स लिए। देख लो परम के 14 मार्क्स आए हैं, तो तुम्हारे और डीपीएस और मुकद के पेपर का डिफरेंस भी था। तनिष 18 है। ये ले चाहिए मतलब नहीं है। बंदा भी इमाम 5.5 है। हाँ इंटरमीडिएट। जरा मोटी होती लगेगी
लिखना है नहीं, मैं तो टाइम पास कर रही हूँ। मुझे लगी मानते हैं कि अभी तो करते हो क्या चीज क्या तुम मोदी को डिस्कस करना है? जान दे देता अच्छा लगने को लगे तो सिंगल है दूसरे वाले आ गया दूसरे वाला ये देखिए 400 बस अभी ये प्रोबेबल बल प्रोबेबिलिटी नहीं होती, प्रोबेबल। यस, किसके घर फोन जाएगा? तुम फेल होते हो, मैं समोसे खिलाते रहते हो। हलवाई की दुकान मैं खोल लेती हूँ, और क्या ऑलरेडी मैं आपको बायोमोलिकुलर सॉल्यूशन की दो असाइनमेंट्स दे चुकी हूँ, एमसीक्यू वगैरह, और 2 और 3 मार्क्स वगैरह। ये कल भी चैप्टर का टेस्ट है, उसके एमसीक्यू आगे वाली इसमें से टेस्ट नहीं होगा, नहीं पूरे चैप्टर। ठीक है सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पूरे चैप्टर के असाइनमेंट एमसीक्यू टॉपिक वाइज नहीं है, पर इस टॉपिक का टेस्ट है, हम टॉपिक करते हैं असाइनमेंट है, और टॉपिक जो मैंने दिया है नोट्स में से टेस्ट करूंगी। जो भी आपने कोई चेक नहीं करनी, कोई आपने सैंपल पेपर नहीं करना, सिर्फ नोट्स पढ़ के आने हैं। उसी के
भी लानी हाँ एक बार मेरे को रिमाइंड हो गई रहती है तुम्हारी। फिर एक बार बता देती हूँ चैप्टर वाइज में 5 के असाइनमेंट है। आपकी जो 2 चैप्टर हुए हैं बायोमॉलिक्यूलर सॉल्यूशन उनकी 2 असाइनमेंट आपको होनी चाहिए, पर चेक कर लो फोल्डर में। दोनों की एमसीक्यूज वाली अलग है और 2 और 3 मार्क्स वाली बड़े क्वेश्चन वाली अलग है। एमसीक्यू एंड 2 और 3 मार्क्स, एमसीक्यू और 2 और 3 मार्क्स। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सिर्फ एमसीक्यू वाली है, इसकी 2 और 3 मार्क्स की मिलेगी। हर चैप्टर की 2 असाइनमेंट मिलेगी। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फर्स्ट असाइनमेंट, इसको 1 वीक तक सबमिट कर देना। कल जब जिन 3 टॉपिक का टेस्ट है फैराडे और राशनो और मोलर कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस वाला, जो ग्रुप ने नोट्स भेजे हैं जो होंगे रीसेंट अभी, उन्हीं नोट्स में से क्वेश्चन डालूंगी। कोई बुक कोई सैंपल पेपर भी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ नोट्स पर ही टेस्ट देने हैं। एक बार पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको सैंपल पेपर की क्वेश्चन दूंगी। आपको समझ आ रही है बात? अपन व्हाट डिड आई सेड राइट नाउ? व्हाट आप में दो चार टॉपिक्स को टेस्ट फॉर टुमारो। सैटरडे और राशनो एंड कहाँ से पढ़ना है वो टॉपिक? नोट्स ग्रुप में ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में आ गया। अगर बाय चांस वो टॉपिक होते मेरे पास नहीं पड़े हुए तो उनकी वीडियो लेक्चर में वेट करके आ जाओ।